आज के दौर में क्या परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है जहां पूरा देश नेपोटिज्म के खिलाफ है? ये नेपोटिज्म के एक बड़े फ्लैग बेयरर हैं। परिवारवाद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। कहते हैं एक अनपढ़ दूसरे अनपढ़ का दुख दर्द तो समझ सकता है, पर ज्ञान देने के लिए एक पढ़े लिखे शिक्षक की जरूरत होती है। और यहां बात हो रही है पूरे राज्य को ज्ञान और दिशा और दशा देने की। 2008 से लेकर 2012 तक ये दिल्ली डेयरडेविल टीम में थे, परंतु इनको मैदान में उतरने का मौका तक नहीं मिला। उस महाशय ने जवाब दिया, ये नीतीश की सरकार है, अब यहां अपहरण नहीं होते। आप बेखौफ 24 घंटे गाड़ी चला सकते हो, किसी बात का डर नहीं है। नमस्ते। बिहार में इलेक्शंस जोरों पर है और नवंबर 7 को वोटिंग का आखिरी दिन है। इसके बाद तय हो जाएगा बिहार के नए मुख्यमंत्री। एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनेंगे या आरजेडी के लालू और राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव बनेंगे। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट तेजस्वी यादव के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एक राज्य का जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, यह जरूरी है कि लोग उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानें। आज आपको मैं तेजस्वी के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। बिहार पहला राज्य है जहां कोविड-19 के लॉकडाउन के पश्चात असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 10 करोड़ से भी ऊपर की जनसंख्या वाली बिहार राज्य का मुख्यमंत्री का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हमेशा कलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते थे, पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन को छोड़ के जाने के बाद तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी और मजबूत हो गई। चूंकि कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं है और लेफ्ट यानी कि सीपीआईएम तो इसी बात से खुश है कि बिहार में राइट की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार ना बन पाए। अब बचे तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी कोई खेल या मजाक नहीं। आपको बता दूं, अमेरिका में लगभग 30-32 करोड़ लोग रहते हैं और उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ बिहार में रहता है, लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये कोई खेल या मजाक तो बिल्कुल नहीं है। एक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और उम्मीदवारी की बात हो रही है, तो आइए जानते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। शिक्षा से शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी शिक्षा दिल्ली के आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से प्राप्त की, परंतु ये मात्र 8वीं पास है, यानी कि 9वीं फेल हैं। कहते हैं एक अनपढ़ दूसरे अनपढ़ का दुख दर्द तो समझ सकता है, पर ज्ञान देने के लिए एक पढ़े लिखे शिक्षक की जरूरत होती है। और यहां बात हो रही है पूरे राज्य को ज्ञान और दिशा और दशा देने की। दूसरी बात, ये स्पोर्ट्समैन रहे, क्रिकेट खेलते थे, पर क्रिकेट इतना भी अच्छा नहीं खेल पाए कि नेशनल टीम में सिलेक्ट हो पाए या आईपीएल ही खेल पाए। ये दिल्ली डेयरडेविल्स के टीम के सदस्य तो जरूर थे। 2008 से लेकर 2012 तक ये दिल्ली डेयरडेविल टीम में थे, परंतु इनको मैदान में उतरने का मौका तक नहीं मिला। इतने सीजन में एक टीम का हिस्सा होने के बावजूद इन्हें मैदान में उतरने का और खेलने का मौका नहीं मिला। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी कोई इतना बड़ा अचीवमेंट इनका नहीं है। जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर, वो खुद राज्यसभा एमपी हुए पर एक सफल राज्यसभा एमपी नहीं हो पाए। उनकी अटेंडेंस तक राज्यसभा में बहुत कम थी। आइए इनकी राजनीतिक करियर की बात करते हैं। बिहार के ये सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं। उनके 9 बच्चे हुए, जिसमें से 8 बच्चे हैं और तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में तो आप जानते होंगे, जब वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बने थे तो वहां का पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने हॉर्स राइडिंग का स्कीम सोचा और उसे वो लॉन्च करना भी चाहते थे। तो गाड़ियों को छोड़ के बिहार में घोड़े दौड़ाए जाएं, ऐसी उनके बड़े भाई की सोच थी। और जहां तक आरजेडी की बात है, आप सब जानते हैं कितने बड़े बड़े घोटाले आरजेडी के समय पे हुए। लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट भी हुए और जेल की सजा भी काट रहे हैं। पॉलिटिकल परिवार बड़ा दागदार रहा है, तो उसे क्रेडिट नहीं माना जा सकता। आज के दौर में क्या परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है जहां पूरा देश नेपोटिज्म के खिलाफ है? ये नेपोटिज्म के एक बड़े फ्लैग बेयरर हैं। परिवारवाद को ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तेजस्वी स्वयं 2015 में राघोपुर से एमएलए बने और बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने, पर
उप मुख्यमंत्री के तौर पर या एमएलए के तौर पर क्या इनकी ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट है जिसके बारे में आज हम बात कर सकते हैं? मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, पर कुछ खास इनका पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है। ये भारत के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बावजूद क्या इन्होंने युवाओं के लिए कुछ किया, कुछ खास अचीवमेंट रहे? ऐसा कोई अचीवमेंट इनके नाम पे अब तक नहीं है। इनके साथ सबसे बड़ा नाम है कि ये यादव परिवार से आते हैं, उसी छत्र छाया में है। और अगर 2020 के इस असेंबली इलेक्शन में ये नहीं जीत पाए तो कभी भी इस लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक बात तो कह सकता हूं कि इनके रैलीज में लोग उमड़ कर आ रहे हैं, ये एक सच्चाई है। परंतु आपको याद होगा 2010 में लालू प्रसाद यादव की भी रैलीज में बहुत भीड़ उमड़ा करती थी, बहुत ज्यादा भीड़। तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री करेंगे। परंतु 2010 के इलेक्शन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को मात्र 23 सीटें प्राप्त हुई। तो इससे तो यह बात साबित होती है कि बिहार के राजनीति में इलेक्शन रैलीज में लोगों का आना और भीड़ उमड़ना इस बात की गारंटी नहीं है कि वही जीतेंगे। तो यहां एक तरफ जहां उनकी पढ़ाई की बात करें, उसमें बड़ी खामी है, एक बड़ा लूप होल है। स्पोर्ट्स में भी वो बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनमें कितनी है यह अभी जानना बाकी है। अब पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें, वो भी उनके उस परिवार से आने की वजह से उनको टिकट मिले, सीटें मिली, वो जीते। उप मुख्यमंत्री भी तभी बने जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने अलायंस करके सरकार बनाई थी, तो बड़ी बार्गेनिंग के बाद उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। पर उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनके नाम पे कुछ खास बड़ी उपलब्धियां नहीं है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि तेजस्वी यादव एक सही मुख्यमंत्री बनने के काबिल है या नहीं है। दोस्तों, अपनी जिंदगी से 2 उदाहरण देते हुए मैं आपको आरजेडी और जेडीयू के बीच का फर्क बताने की कोशिश करूंगा। बात सन 2003 की है। मुझे सिलीगुड़ी से पटना जाना था। हम एक कार में सवार थे। जैसे हम कटिहार पहुंचे, वहां पता चला लालू प्रसाद यादव की लाठी रैला चल रही है। हमारी गाड़ी को रोका गया और हमसे जबरन कहा गया कि अपनी गाड़ी का चाबी वहीं छोड़कर हम वापस चल दें। और हमने पूछा कि ऐसा क्यों करें, तो उन्होंने कहा, देखते नहीं यहां लाठी रैला चल रहा है, छोड़ दो चाबी और निकल लो चुपके से। हम बहुत घबराए, पर एक अच्छे सज्जन भी मिल गए और 3-4 घंटे की विनती के बाद हमें किसी तरह वहां से बच के निकलने का मौका मिला अपनी गाड़ी समेत। अब बात करते हैं सितंबर 2007 की। हमें दिल्ली से सिलीगुड़ी गाड़ी में जाना था। हमारे मन में रह रह के यही डर था कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना बिहार में ना घट जाए। बिहार में शाम का वक्त था और हम पटना क्रॉस कर चुके थे। सुनसान रास्ते में हम सोचते हुए जा रहे थे कि रुके किसी होटल में या गाड़ी चलाते हुए जाएं। हमें एक अच्छे से सज्जन दिखे तो हमने उन सज्जन से पूछा कि हम बिहार क्रॉस करें, यहां रुके, क्योंकि रात का समय है और इस समय बिहार के हाईवे में गाड़ी चलाना क्या सुरक्षित है? तो उस महाशय ने जवाब दिया, ये नीतीश की सरकार है, अब यहां अपहरण नहीं होते, आप बेखौफ 24 घंटे गाड़ी चला सकते हो, किसी बात का डर नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी तो बिहार में जंगल राज सा माहौल था। बिहार में दिन दहाड़े चोरी, डकैती, अपहरण और हत्याएं होती थी। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में शांति का माहौल हुआ और ऐसे लोगों के साथ प्रशासन सख्ती से पेश आई। पर जहां तक मुख्यमंत्री पद की काबिलियत है, अब तक तेजस्वी यादव में ऐसी कोई चीज दिखी नहीं है जिससे ये लगे कि वो एक सफल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाकी बिहार की जनता है, वो तय करेगी कि नीतीश कुमार को दोबारा मौका देना है, डेवलपमेंट के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, या लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का अगला मौका देना है। धन्यवाद।